वेलकम बैक। मैं अंश मल्होत्रा और आज जो मैं वीडियो लाया हूँ उसका टॉपिक है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जी सैक शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। हमने पिछली वाली जो वीडियो थी गवर्नमेंट बजट में, उसमें हमने जब बजट रिसिप्ट्स पढ़े तो उसमें मैंने एक यूनियन बजट से एक पाई चार्ट शेयर किया था। उसमें लिखा हुआ था और उसमें वो दिखा रहे थे कि अगर इंडियन गवर्नमेंट 1 रुपया कमाती है तो उसमें से 35 पैसे के करीब आज की सिचुएशन ये है वो बोरोइंग से आते हैं। बोरोइंग्स, अब बोरोइंग सरकार कैसे करती है तो उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स वो यूज़ करती है, डायरेक्ट लोन लेना या सिक्योरिटीज़ देना। तो जो सिक्योरिटीज़ है उस पर ये टॉपिक बना हुआ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो हम शुरू करते हैं कि सिक्योरिटीज़ है क्या। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है ना, एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है। ट्रेडेबल यहाँ मेन मतलब हुआ जिसकी बाइंग सेलिंग करी जा सकती है, उसको ख़रीदा और बेचा जा सकता है। इंस्ट्रूमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है। और इस ये रिप्रेजेंट क्या करती है, सिक्योरिटी रिप्रेजेंट क्या करती है, वो रिप्रेजेंट करती है गवर्नमेंट की डेप्थ ऑब्लिगेशन। उसको ये पैसा वापस करना है, ये उसके ऊपर डेप्थ है, उसकी लायबिलिटी है। अब ये जो नीचे 4 बॉक्सेस दे रखे हैं ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के एग्जाम्पल हैं। इनमें आगे हम डिफरेंस भी देखेंगे कि असल में इनका मेन मीनिंग क्या है। बट ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ही कहलाए जाते हैं जो गवर्नमेंट यूज़ करती है मनी उठाने के लिए मार्केट से। तो पहला है ट्रेजरी बिल्स, बहुत फेमस। फिर है कैश मैनेजमेंट बिल, फिर है डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और लास्ट में है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। जो हमने 4 टाइप की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ डिस्कस करी, उसमें से जो ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल है ना, बिल्स हैं, उनको शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म कितना हुआ तो एज अ कन्वेंशन ये 1 साल से कम के लिए जो उठाया गया वो शॉर्ट टर्म में आया जाएगा। तो पहला लेते हैं हम ट्रेजरी बिल्स। तो ट्रेजरी बिल्स जो हैं वो एक शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। और ये आज जो स्थिति है उसमें 3 ड्यूरेशंस में, 3 टेनर में, एक टेक्निकल टर्म है, उसमें इशू किए जाते हैं 91 डेज़, 182 डेज़ एंड 364 डेज़। ठीक है। तो जो अच्छा इनकी और क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं ना ये ज़ीरो कूपन होते हैं, सिक्योरिटी होती है और कोई इंटरेस्ट नहीं देते। देखिए अब मैं एक बार एक बेसिक से आपको फटाफट बता दूँ। कूपन जो फेस वैल्यू पर इंटरेस्ट आपको दिया जाता है, इंटरेस्ट होता है। कूपन रेट, इंटरेस्ट रेट एक ही बात है। बॉन्ड के में जब ये बॉन्ड के बारे में बोला जाता है तो ठीक है ना, तो इसमें हम क्या होता है कि पे कोई इंटरेस्ट नहीं देता, ये ज़ीरो कूपन होते हैं। तो इसमें अब अगर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता तो फिर कोई ख़रीदेगा क्यों, आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये जो हैं डिस्काउंट पे दिए जाते हैं, डिस्काउंट पे बेचे जाते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है, मान लीजिए 91 डे का एक टी बिल है, 100 रुपये की फेस वैल्यू है उसकी, 100 रुपये उठाना चाहती है मार्केट में से, सरकार को शॉर्टेज हो रही है तो वो क्या करेगी कि इसको इशू करेगी 98 रुपीज़ में। ठीक है ना, डिस्काउंट पे इशू कर दिया। अब जो ये 2 रुपये हुए ऊपर के हैं, ये जो हुए 100 में से 98 माइनस किए, जो 2 रुपये हुए ये ही रिटर्न हुई ट्रेजरी बिल्स पर। ये ज़ीरो कूपन होते हैं, याद रखिएगा। कैश मैनेजमेंट बिल जो है ये भी वही चीज़ है, बिल्कुल टी बिल्स ही हैं, ये भी ज़ीरो कूपन होते हैं। टेम्परेरी मिसमैच होता है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया भर का खर्चा सरकार डेली बेसिस पर करती है। इमरजेंसी भी आ जाती है, कहीं चीज़ें देखी नहीं जाती हैं। पैसा तो सरकार को पूरे साल आता रहता है, खर्चा कई बार किसी क्वार्टर में ज़्यादा आ जाए, क्योंकि है ना। तो ये मिसमैनेजमेंट नहीं, सॉरी, मिसमैच जो हो जाता है, इसलिए इसको ये इंस्ट्रूमेंट्स का एकदम से यूज़ करना पड़ जाता है। तो 2010 में कैश मैनेजमेंट बिल्स भी इंट्रोड्यूस हुए थे, ये भी शॉर्ट टर्म ही होते हैं और ये 91 डेज से लेस लेने के लिए कैश मैनेजमेंट बिल्स यूज़ होते हैं, याद रखिएगा।
वो क्या थे, ट्रेजरी बिल्स 91, 182, 364, और कैश मैनेजमेंट बिल जो है नब 91 डेज से कम का टेनर हो, तो उसके लिए सरकार कैश मैनेजमेंट बिल यूज़ कर लेती है। ट्रेजरी बिल्स और कैश मैनेजमेंट बिल के बाद आ गई डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तीसरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये वो सिक्योरिटीज़ होती हैं जिन पर फिक्स कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट या फ्लोटिंग भी हो सकता है फेस वैल्यू पर। कूपन रेट, इंटरेस्ट रेट फेस वैल्यू पे होता है, जितने के लिए जितना पैसा उठाया जा रहा है मार्केट से गवर्नमेंट द्वारा। अच्छा, अब आप जब भी ख़रीदते हैं ना ये सिक्योरिटीज़, तो जो होता है क्या है कि आपको हाफ़ ईयरली बेसिस पे ब्याज मिलता है। वहाँ सब लिखा हुआ होता है सिक्योरिटी के ऊपर। अब ये सिक्योरिटी का टेन्योर क्या हो सकता है, ड्यूरेशन कितनी हो सकती है, 5 साल से 40 साल तक के लिए भी हो सकती है। इतना लंबा भी उठा लेती है गवर्नमेंट। अच्छा, अब मैं आपको एक बताऊँ, सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, फ़िज़िकल फॉर्म में भी आती हैं और डीमैटेरियलाइज़ मतलब ऑनलाइन भी। आपको जैसे आजकल ऑनलाइन डिग्रीज़ मिल जाती हैं ना, उसी फॉर्म में सिक्योरिटीज़ भी आती हैं। और इन स्लाइड्स के पीछे जो बैकग्राउंड बना हुआ है ना, वो अलग अलग गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ से ही मैंने बनाया है, जो फ़िज़िकल फॉर्म में दी जाती थी। आज तो आपके अकाउंट में ही ऑनलाइन आ जाती है। तो जो भी अपना गिल्ट अकाउंट जिसको हम बनाते हैं ना, गिल्ट एज अकाउंट हम कहते हैं सिक्योरिटीज़ रखने के लिए, तो ये वो सिस्टम है। अब आपने टेनोर देख लिया। अब यहाँ पे ना एक नॉमनक्लेचर बॉक्स में दिया हुआ है कि टिपिकली एक सिक्योरिटी पे होगा क्या क्या। तो उस पर कूपन रेट लिखा हुआ होगा, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होगा। इशू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, डेट ऑफ इशू, मैच्योरिटी की डेट लिखी होगी, फिर ये होगा कि भाई कूपन पेमेंट कैसे दिया जाएगा, और फिर हो सकता है, और ये होता है कि मिनिमम कितना इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि 10,000 से कम आप इन्वेस्ट नहीं, इतना तो बेसिकली आपको इन्वेस्ट करना ही है। अच्छा, एक इसमें और थी कि जो आरबीआई का पब्लिक डेप्थ ऑफिस होता है ना, आरबीआई का, वो एक्ट करता है एज अ रजिस्ट्री और डिपॉजिटरी, और सारा बिल मतलब कि जैसे सिक्योरिटी मतलब ये कहते हैं ना हिसाब रखने वाला। जैसे कि यहाँ पे रजिस्ट्री होती है प्रॉपर्टी की, तो वहाँ पे सब रजिस्ट्रार के पास सारा उस पर्टिकुलर एरिया का रिकॉर्ड होता है, किसका कौन क्या ओनर है। तो जो आरबीआई का पब्लिक डेप्थ ऑफिस है आरबीआई का, वो इन सब का रिकॉर्ड रखता है अपने पास कि भी कब कब इंटरेस्टमेंट, किसकी पेमेंट जानी है, किसका क्या मैच्योरिटी है, और ये सब मेंटेन करके रखता है और गवर्नमेंट के कांटेक्ट में रहता है। अब लास्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो मैंने बात की वो थी स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। देखिए, ये कुछ अलग नहीं है, यही जो सेंट्रल गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी जैसे इशू करती है ना लॉन्ग टर्म के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट्स ये इशू करती। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट्स मार्केट से जो लोन उठाती हैं उनको एसडीएल, स्टेट डेवलपमेंट लोन कहते हैं। ये भी डेटेड सिक्योरिटी होती है, इनका भी नॉर्मल ऑक्शन होता है, और मैं ऑक्शन भी आगे समझाऊंगा कैसे होता है। तो कंडक्ट किया जाता है डेटेड सिक्योरिटी के लिए। इंटरेस्ट वही हाफ ईयरली, और प्रिंसिपल अमाउंट मैच्योरिटी पे देना होता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमको ये याद रखनी है ना, दो बातें स्टेट डेवलपमेंट लोन के लिए, कि ये भी जो होते हैं क्वालिफाई करते हैं एसएलआर के लिए। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो बैंक्स को मेंटेन करना होता है, शायद 18% है, चेक कर लीजिएगा। तो जो इशू करते हैं स्टेट गवर्नमेंट, और जो होता है, जो ये होते हैं ना लोन्स, ये बैंक्स अपने पास ऐसे एसएलआर रख सकते हैं, क्वालिफाई करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट्स को ट्रेजरी बिल्स अलाउड नहीं है, वो इशू नहीं करते हैं, वो सिर्फ सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं, लोन्स इशू करते हैं, एसडीएल इशू करते हैं। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि इन्वेस्ट क्यों करें हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, क्या ज़रूरत है इन्वेस्ट करने की। तो पहला तो पॉइंट यही है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिस्क फ्री होते हैं। देखिए, मैं जो ये रिस्क फ्री कह रहा हूँ ना, आप इसको ये समझ लीजिए कि रिस्क बहुत कम होता है बाकियों के मुकाबले रिलेटिवली, क्योंकि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं जिसमें रिस्क ना होता हो, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है लाइफ में। तो बहुत कम होता है, और आगे भी एक टॉपिक भी आएगा कि भाई असल में रिस्क गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हो क्या सकते हैं, रिलेटिवली कम होते हैं। शायद रिस्क फ्री वर्ड ना भी ठीक हो, बहुत कम होते हैं।
बाकियों के मुकाबले। इसीलिए जो क्रेडिट रेटिंग अथॉरिटीज़ होती हैं, एजेंसीज़ होती हैं, वो इनको बहुत हाई रेट करती हैं। सोवरजिन गारंटी होने की वजह से, सरकार की गारंटी होने की वजह से, सेम ही रीज़न जो है कि जो लोगों का सरकारी बैंकों पे फेथ ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके पीछे सरकार का हाथ होता है। दूसरा होता है कि लॉन्गर कंपैरेटिवली ये अच्छी यील्ड दे देती हैं लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। सेफ्टी के साथ आपको रिटर्न भी मिल जाती है तो फ़ायदा हो जाता है। कैपिटल गेंस का भी प्रोस्पेक्ट मिलता है। अगर आपने जितने में ख़रीदा था और बाद में प्राइस बढ़ जाते हैं तो कैपिटल गेंस तो हुआ ही आपको। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जीसेक गवर्नमेंट सिक्योरिटी की रीज़नेबल लिक्विडिटी होती है, क्योंकि इसकी एक पूरी सेकेंडरी मार्केट ऑपरेट करते हैं और थाउजेंड्स ऑफ करोड्स जो हैं वो डील हो रहा होता है उसमें। पूरी सेकेंडरी मार्केट अवेलेबल है। अब तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को भी सरकार ने अलाउ कर दिया है, जिसको रिटेल डायरेक्ट स्कीम कहते हैं। देखूंगा अगर टाइम मिला तो मैं वीडियो बनाने का इस पर। फिफ्थ है अपना, जैसे पोर्टफोलियो को डाइवर्स करते हैं ना, मतलब कि भी अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया तो उसमें से कि एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स करने। जैसे म्यूचुअल फंड में कर लिया, शेयर्स में कर लिया, कमर्शियल पेपर में कर लिया, तो फिर जी सिक्योरिटी भी एक अच्छा ऑफ़र करती है। और एक 6 पॉइंट ये है कि डी मेटेरियलाइज फॉर्म में, मतलब फ़िज़िकली सिक्योरिटीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं। अब सरकार जो है ज़्यादातर इस पर प्रेफर करती है कि इसको डी मेटेरियलाइज फॉर्म में रखा जाए, ऑनलाइन स्टोर करके रखा जा सकता है, तो खोने का भी डर नहीं रहता। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू कैसे की जाती हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इसको क्या करता है, आरबीआई इशू कैसे करता है, असल में प्रोसीजर है ये। तो इसको ऑक्शन किया जाता है आरबीआई के थ्रू, और जो ऑक्शंस करे जाते हैं वो ई कुबेर एक प्लेटफॉर्म होता है जिसको कोर बैंकिंग सॉल्यूशन भी कहा जाता है आरबीआई का। देखिए आपने सीबीएस ब्रांचेस आपने लिखा होगा, कभी बैंक जाएं तो लिखा होता है कि दिस इज़ अ सीबीएस बैंक ब्रांच। तो मतलब ये होता है कि वो सिटीजन्स के लिए एक नेटवर्क होता है ये, जिसमें आप कहीं से भी उस पर्टिकुलर बैंक की फैसिलिटीज़ को, सर्विसेज को उठा सकते हैं। सेम ही जब बैंक को आरबीआई से डील करना होता है तो ई कुबेर प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हर बैंक के अपने अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट होते हैं, वो इस पर डील करता है। तो इसी अकाउंट पर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ का ऑक्शन भी होता है। एक बार मैं बस फटाफट आपको, जिसको ना पता हो, कि जब पहली बार सिक्योरिटीज़ दी जाती हैं, पहली बार मार्केट में कोई सिक्योरिटी आती है तो उसको कहते हैं प्राइमरी इशू। उसके बाद जब इशू हो गई, सिक्योरिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, जिन जिन लोगों ने बिड किया था वो जब उन्हें मिल जाती है, उसके बाद फिर जब लोग अपनी उसको बेचने निकलते हैं मार्केट में, सिक्योरिटीज़ को बाइंग सेलिंग करने, तो वो सेकेंडरी मार्केट हो जाती है, सेकेंडरी इशू हो जाता है। अब ये होता है कि इस इशू में, इस ऑक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो कमर्शियल बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स, ये ब्रोकर्स ही कह लीजिए, इंश्योरेंस कंपनी, प्रोविडेंट फंड, ये सारे जो होते हैं यहाँ पर अपनी बिड करते हैं इस ई कुबेर प्लेटफॉर्म पर, और जो होते हैं वहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लोग, हम एज ए इंडिविजुअल भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे रिटेल डायरेक्ट स्कीम निकाली गई है। ये जनरली है कि ये वो चीज़ है कि जो ऑक्शन होते हैं और कम्पिटिटिव बिडिंग होती है, मतलब लोग मैं इतने देता हूँ, तो ये उसके लिए अब पार्टिसिपेंट में जो हैं वो लोकल इंडिविजुअल लोग भी कर सकते हैं। उस पर भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊँगा। वो भी अब पार्टिसिपेंट हैं तो कभी बार कोई पूछ ही लेता है। अच्छा, एक बस लास्ट इन्फॉर्मेशन ये थी कि जो ट्रेजरी बिल्स होता है, जैसे एक एग्जांपल है, तो उनका ऑप्शन एवरी वेडनेसडे को किया जाता है, ट्रेजरी बिल्स का है, तो हर वेडनेसडे को किया जाता है, और इसका पूरा का पूरा जो है कैलेंडर इशू करती है आरबीआई। अब जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ऑक्शन किया गया, तो ऑक्शन जो है 2 टाइप से होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के। ज़्यादा मुश्किल नहीं है समझना। एक होता है यील्ड बेस्ड ऑक्शन। तो पहले हम ये समझते हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे, ये जनरली
इस टाइप का ऑक्शन किया जाता है जब नई सिक्योरिटी इशू करती है सरकार। इन्वेस्टर्स को क्या करना होता है कि वो बिडिंग करते हैं यील्ड के टर्म में 2 डेसिमल प्लेसेस तक कितनी उनको चाहिए, ठीक है ना। कि भाई मैं जैसे है ना, यहाँ नीचे बॉक्स में एग्जांपल दे रखा है कि अलग अलग बिडिंग की गई है कि भाई 8.19% ऐसे बिडिंग करी, यील्ड बेस्ड बिडिंग है। और यहाँ लिखा हुआ है कि भाई 10 साल की ऊपर लिखा हुआ मैच्योरिटी डेट क्या है, ऑक्शन कब हो रहा है, 1000 करोड़ सरकार ने उठाना, ये सब आरबीआई की वेबसाइट से लिया गया है। तो ठीक है ना, ऐसा ऐसा हो गया। अब बिडिंग शुरू हुई, ठीक है ना। तो यील्ड बेस्ड बिडिंग है, बिडिंग की, और इसको असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े में अरेंज कर दिया जाता है। अब सरकार को 1000 करोड़ उठाना था। अच्छा, लोग अपना यील्ड की बिडिंग करते हैं और वो कितना अमाउंट लगाना चाहते हैं कि ख़रीदना चाहते हैं सिक्योरिटी, वो देते हैं। ऐसे ऐसे कॉलम्स में अमाउंट है, साथ में फिर है क्यूमुलेटिव अमाउंट टोटल हो रहा है, और प्राइस कैलकुलेट हो रहा है। अब ये प्राइस कैसे यील्ड से कैलकुलेट होता है, इसका फॉर्मूला होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट पे आरबीआई की अवेलेबल है अगर किसी को देखना है तो, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं कि हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि द इशूअर विल गेट द नोटिफाइड अमाउंट बाय एक्सेप्टिंग द बिड। जो है, जो इशूअर है, जो यहाँ पे इशूअर कौन है, आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर जो कर रहा है, वो क्या करता है कि 5th बिड अगर आप देखेंगे तो 1000 करोड़ रुपए की हुई, सरकार को इतना ही चाहिए था बस यहाँ पर। लेकिन क्या हुआ है कि 6th वाले बंदे ने भी, 6th वाला जो बंदा है उसने भी सेम बिड दी थी यील्ड की, उसने भी 8.22 ही किया है। तो क्या होगा कि यहाँ पर अब जो है, क्या होगा कि यहाँ पे दोनों को आधी आधी 100 करोड़ रुपए जो उन्होंने दोनों ने बिड किया है ना, उसमें से 50-50 करोड़ रुपए की इनको सिक्योरिटीज़ दे दी जाएंगी, और 7वें और 8वें नंबर को रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि वो कट ऑफ यील्ड से ज़्यादा हैं। और अब यहाँ कट ऑफ यील्ड क्या निकली है, 8.22 की। तो इतना यील्ड हो जाएगा, मतलब इतना कूपन रेट हो जाएगा, और ये कूपन रेट हो जाएगा। और ऑक्शन में डिटरमाइन होता था, पहले तो सरकार फिक्स कर देती थी सिर्फ, ठीक है ना। उसके बाद जो ऊपर वाले हैं 7 और 8 नंबर, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और बाकियों में ये सारे अमाउंट की सिक्योरिटीज़ को बांट दिया जाएगा। ऐसे होता है यील्ड बेस्ड ऑक्शन। अब दूसरा है प्राइस बेस्ड ऑक्शन। बहुत बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूँ। ये गवर्नमेंट इशू करती है, जब गवर्नमेंट री इशू करती है ना सिक्योरिटीज़ को, वो कई बार ऐसा करती है, री इशू कर देती है उन्हीं सिक्योरिटीज़ को, है, बाईबैक भी करती है, वापस भी ले सकती है, क्लॉज होता है। तो जब चाहे वो सिक्योरिटीज़ को ठीक लगता है कि मान लीजिए कब, मान लीजिए उनको ये लगा कि भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो गए, तो वो सिक्योरिटीज़ को बाईबैक कर लेती है। क्यों, वो जो कम है, जहाँ से मान लीजिए कोई ऐसे सोर्सेज है जहाँ उसे सस्ते में लोन मिल रहा है, जनरली ये होता है, मान लीजिए आईएमएफ से, तो फिर वो सिक्योरिटीज़ को बाईबैक करके वहाँ पर करी, क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट रेट कम हो चुका है। तो प्राइस बेस्ड ऑक्शन है दूसरा, वो जो गवर्नमेंट री इशू करती है तब ये वो इस टाइप का ही होता है। और इसमें जो बिडिंग होती है वो प्राइसेस पर होती है, 100 रुपये, 200, 150, ऐसे यील्ड की बात नहीं होती। और डिसेंडिंग ऑर्डर में बीट्स को अरेंज किया जाता है। वही है 10 साल की सिक्योरिटी, कूपन रेट ये है। अब बिडिंग करी सब ने कि भाई जी 100.91914 ऐसे ऐसे करके बिडिंग हुई। अब याद रखिएगा कि ये जो 2 डेसिमल प्लेसेस तक है ना, इसी में ही करोड़ों रुपए का हिसाब इधर से उधर हो जाता है, इसीलिए ये बहुत एक्यूरेट होता है। अमाउंट बिड करते हैं भाई 300 करोड़ रुपये हम लगाना चाहते हैं, मान लीजिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो तो लगाते ही हैं। अब ऐसे ही ये यील्ड हो गया, ठीक है ना। तो प्राइस के हिसाब से यील्ड कैसे कैलकुलेट होता है, इसका भी फार्मूला आरबीआई की वेबसाइट पे दिया हुआ है। नीचे क्यूमुलेटिव अमाउंट है, 1000 करोड़ रुपए सरकार ने उठाना था। तो ऐसे ही करते करते क्या होगा, 5th तक फिर वही बिडिंग आगे स्टॉप हो जाएगी। 5th 6 ने क्योंकि सेम प्राइस दिया है, तो उनमें आधी सिक्योरिटी बच जाएगी। आगे 7 और 8 रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो कट ऑफ प्राइस है उससे कम यील्ड दी, कम बिड किया है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। ये 2 टाइप के ऑक्शन होते हैं। थोड़ा सा ये हो सकता है कोई बहुत बेसिक लेवल पर आपको इसकी ज़रूरत ना पड़े इस चीज़ को समझने की, लेकिन हाँ,
अगर आप हायर लेवल पे थोड़ा सा जा रहे हैं और आरबीआई के बड़े बड़े एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हैं तो शायद वहाँ आपको ये काम आ जाए। अब है कि फाइनली ट्रेडिंग कैसे होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग कैसे होती है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की जैसे मैंने बताया था कि बिल्कुल एक्टिव एक जो होती है सेकेंडरी मार्केट होती है, लोग ख़रीदते बेचते हैं इसमें क्योंकि सेफ़ होता है ये कंपेरेटिवली रिलेटिवली, कैन बी बॉट एंड सोल्ड इन द सेकेंडरी मार्केट। तो ये कैसे किया जाता है, ये 4 अलग अलग ऑप्शन है। जैसे क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसको हम नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम कहते हैं, ऑर्डर मैचिंग। ये गवर्नमेंट ने लॉन्च आरबीआई ने लॉन्च किया था 2005 में। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक ड्रिवन सिस्टम है जहाँ पार्टिसिपेंट एनोनमसली जो बिड करते हैं अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं सिस्टम में, फिर ऑर्डर को अदर पार्टिसिपेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं। और CCIL मतलब क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो आरबीआई के बिहाफ पर इसको चलाती है। आप ये सोच लीजिए कि एक सिस्टम है जो एक सिस्टम है जैसे कि आपने नेशनल फाइनेंशियल स्विच को सुना होगा, एटीएम्स का जो पीछे का नेटवर्क होता है, तो ये वो चीज़ है। दूसरा है ओवर द काउंटर टेलीफोन पर, पहले ये बहुत होता था। तो पार्टिसिपेंट को अगर जिसको भी चाहिए सिक्योरिटी विक्योरिटी ख़रीदनी है वो बैंक किसी डीलर या उससे कांटेक्ट करते थे फ़ोन पे। वहाँ पर जो बंदा सरकार ने या जो भी किसी मान लीजिए बैंक ने बैठाया हुआ है या कोई ब्रोकर ने बैठाया हुआ है तो वो आपकी बिड्स को नोट कर लेता था और फिर प्राइस नेगोशिएट होते थे और टेलीफोन पर ये किया जाता था। तो ओवर द काउंटर इस चीज़ को कहा जाता है, एक्सचेंज से बाहर आकर। फिर तीसरा है वेब। अब क्या होता था कि ये सारे सिस्टम को ऑनलाइन करने के लिए ना नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम को एक वेब सिस्टम इसका बना दिया गया आरबीआई के थ्रू, जहाँ डायरेक्टली लोग जो हैं, मतलब यहाँ लोग नहीं, मैं ये कहूँगा कि प्राइमरी डीलर्स जो हैं वो और उनके कंस्टिट्यूएंट्स, उनकी सब्सिडरी बैंक की सब्सिडरी डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑनलाइन। फिर स्टॉक एक्सचेंज, उस पर भी सिक्योरिटीज़ ट्रेड होती हैं। आप आता है कि गवर्नमेंट की अलग अलग यील्ड्स का क्या रेट चल रहा है, वहाँ पे भी रिटेल इन्वेस्टर्स ये कर सकते हैं। तो यहाँ रिटेल इन्वेस्टर का आज के समय में रिटेल इन्वेस्टर एक डेडिकेटेड पोर्टल रिटेल इन्वेस्टर इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट अब कर सकते हैं पिछले नवंबर से, पहले नहीं करते थे डायरेक्ट इंडिविजुअल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पार्टिसिपेट। फाइनली अब टॉपिक है कि रिस्क इन्वॉल्व गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को रखने में। देखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। तो जब हम यहाँ रिस्क फ्री कहते हैं ना, तो इसका जनरली मतलब होता है कि क्रेडिट रिस्क इसमें नहीं है। मतलब कि भाई सरकार आपको पैसा वापस नहीं कर पाएगी, ये जनरली नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सोवरजेन गारंटी होती है, सरकार की गारंटी होती है। सेम फेथ जो लोगों का गवर्नमेंट बैंक्स पे होता है। तो सोवरजेन गारंटी मतलब सरकार की गारंटी, और रेयरली सरकार अपने डोमेस्टिक जो है फॉरेन डेप्थ पे तो फिर भी डिफ़ॉल्ट कर जाती है, लेकिन डोमेस्टिक डेप्थ पर वो डिफ़ॉल्ट जनरली कम करती है। वोट्स एक रीज़न सबसे बड़ा होता है, रेयरली डिफ़ॉल्ट करती है। लेकिन क्रेडिट रिस्क होने का मतलब ये नहीं कि और उसमें रिस्क नहीं होते, क्योंकि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो रिस्क फ्री है, कोई भी नहीं है। प्रॉपर्टी हो, म्यूचुअल फंड्स हो, किसी में भी नुकसान हो सकता है। तो पहला रिस्क हुआ मार्केट रिस्क। ये होता है एडवर्स मूवमेंट, जो आप चाहते हो उस हिसाब से प्राइस में मूवमेंट ना हो, इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से। आपने देखा ही होगा आजकल बॉन्ड्स में कितना फ़र्क आ रहा है, किस तरीके से बॉन्ड्स में डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ यील्ड्स में चेंजेस होता है। हो सकता है कि आपने ऐसा ख़रीदा 100 रुपये में आपने ख़रीद लिया या ज़्यादा में ख़रीद लिया, प्रीमियम पे आपने ख़रीदा और रेट गिर गए, बॉन्ड के प्राइसेस गिर गए, तो आपको मार्केट रिस्क तो है ही है, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में रोज़ प्राइसेस इधर से उधर होते हैं। कोई ऐसी बुरी खबर आ गई, इंटरेस्ट रेट में चेंज हो गया, आजकल जैसे बढ़ रहे हैं आरबीआई आप देख ही रहे हैं, तो इससे आपकी जो वैल्यू है, जो एसेट आपने जो, क्योंकि बॉन्ड आपके एसेट ही हुए, उसकी वैल्यूएशन में कमी आ जाएगी। ये एक मार्केट रिस्क है। इंटरेस्ट रेट क्यों चेंज होंगे, वो कई वजहों से हो सकते हैं। अब ये है कि री इन्वेस्टमेंट रिस्क।
क्या होता है कि जब भी आप कैश फ्लो होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिस है वो आपको हर आधे साल में, हाफ ईयर में दिए जाते हैं, और पूरी जो पेमेंट है वो रीमेच्योरिटी में मिलती है, आपको मैच्योरिटी में मिलती है। तो अब क्या होता है कि जो पैसा आया आप चाहोगे उसको आप इन्वेस्ट करो जब भी आपको वो मिले, लेकिन ये पॉसिबल है कि आप इन्वेस्ट ना कर पाओ वापस, क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिर गए हैं, और इंटरेस्ट रेट गिर गए हैं तो आपको उस तरह का फ़्लो नहीं मिल पाया जब आपने चाहा। कुछ समय बाद इन्वेस्ट वो गिर गए हैं, मान लीजिए यील्ड जो आप चाहते थे अब उससे वो डाउन मार्केट में आ गई है, तो री इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम हो जाती है जो पैसा आ रहा है। तीसरा हो गया लिक्विडिटी रिस्क। ये रिस्क कम होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, लेकिन हाँ होता है। ये जनरली तब आता है कि जब इन्वेस्टर चाहता है कि अब वो सिक्योरिटी छोड़ दे और पैसा लेना चाहता है बेच के, शायद उसको बायर ही ना मिले। ऐसा कब होता है कि ऐसा हो सकता है कि आपको आपकी सिक्योरिटीज़ का बायर ना मिले कभी किसी वजह से। इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि मान लीजिए एक वजह या एक सर्कमस्टांस ऐसे हो सकते हैं कि सरकार जो है वो, हाँ कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि एक, जैसे मान लीजिए आपने 10 साल का बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड लिया, तो 3 साल बाद, 3 साल तक आपने रखा, उसके बाद अब ये 7 साल ही ड्यूरेशन बची। अब ऐसा बायर कोई मिल जाए जो 7 साल के लिए लेना चाहे, क्योंकि उसके पास और 10 साल के लिए भी अवेलेबल है ऑप्शंस, उस पर उसको यील्ड शायद ज़्यादा मिल रहा हो। आपने यील्ड कर्व देखा होगा, जनरली जो लंबा ड्यूरेशन के बॉन्ड होते हैं उन पे यील्ड ज़्यादा होता है। तब हो सकता है कि शायद उस टाइप का बायर आपको ना मिले। ये चीज़ कम होती है, मिल जाते हैं बायर, लेकिन ये भी एक रिस्क है जिसको हमको कंसिडर करके चलना चाहिए। जनरली ये प्रॉब्लम इसमें नहीं आती, लेकिन फिर भी आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फाइनली जीएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का ये टॉपिक ख़त्म हुआ। आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा अगर कोई मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है यार, भाई वेबसाइट से ली गई है, कोई भी कमी है, अगर साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप प्लीज़ बताइएगा, इम्प्रूव करेंगे। क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, स्टूडेंट ही हूँ, तो जो मेरी नॉलेज है मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा, कुछ भी तो काम आया आपके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोबारा मिलते हैं किसी वीडियो के साथ।